बात करेंगे मॉनेटरी मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। यानी अगर इकोनॉमी में AD ग्रेटर दैन AS करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया है, यानी कि एक्सेस डिमांड की कंडीशन हो गई है, या इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन हो गई है, AD इज लेस दैन AS करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, तो उस कंडीशन में इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम तक ले जाने के लिए, यानी कि AD इक्वल्स टू AS की कंडीशन, जो कि हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, इकोनॉमी को यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ लाने के लिए कौन कौन से मॉनेटरी मेजर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। आप जानते हैं कि इस कंडीशन में AD ग्रेटर है तो हमें AD में कमी लानी होगी, वो सारे टूल्स अपना लेने होंगे जिससे एग्रीगेट डिमांड घटे और घटकर एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए। दूसरी वो डेफिशिएंट डिमांड है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड लेस हो गई है, जब कम हो गई है तो इसे बढ़ाने के लिए सारे टूल्स यूज करने होंगे ताकि एग्रीगेट डिमांड बढ़े और बढ़कर एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए और इकोनॉमी फिर से इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाए। तो मॉनेटरी टूल्स कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे, यानी मॉनेटरी पॉलिसी के इंपॉर्टेंट टूल्स कौन कौन से हैं उनकी स्टडी करनी है। पहला टूल हमारा है बैंक रेट, दूसरा रेपो रेट, तीसरा CRR, SLR, OMO मीन्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड लास्ट वन इज रिवर्स रेपो रेट। तो इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक रेट और रेपो रेट क्या होता है। बेटा देखिए, ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है RBI, और इधर क्या है कॉमर्शियल बैंक्स, हमने नाम रख लिया SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हर एक कॉमर्शियल बैंक का रिजर्व बैंक के पास अकाउंट होता है। जब भी कभी कॉमर्शियल बैंकों को आवश्यकता पड़ती है तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं और जब ये लोन लेते हैं तो उसके बदले में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं। तो ये इस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कॉमर्शियल बैंकों के बीच में लेन देन चलता है। अब जो लोन लिया जाएगा वो दो प्रकार का लोन हो सकता है। एक हमारा शॉर्ट टर्म लोन होता है जो कि 1 दिन से लेकर 7 दिन के बीच तक का हो सकता है। दूसरा लॉन्ग टर्म लोन होता है जो कि लंबे समय के लिए 6 महीने, 1 साल या उससे अधिक का हो सकता है। तो जब लोन लेना होता है कॉमर्शियल बैंक्स को RBI से, तो RBI इन्हें 2 तरीके का लोन देगा। एक लोन शॉर्ट टर्म के लिए देता है जिसके लिए RBI कॉमर्शियल बैंक्स से कोलेटरल अपने पास, समर्थक ऋणाधार, एक सिक्योरिटी अपने पास सुरक्षित रखवाता है। उस सिक्योरिटी के बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI, कोई भी कॉमर्शियल बैंक है उसे लोन देता है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। ओके, तो जो इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म लोन्स पर लिया जा रहा है या जो इंटरेस्ट उन लोन्स पर लिया जा रहा है जो कोलेटरल जमा करने के बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कॉमर्शियल बैंक को दिए गए हैं, उस इंटरेस्ट का नाम होता है रेपो रेट। रेपो रेट जिसको रीपरचेज ऑप्शंस कहते हैं। ये एक तरीके का कॉमर्शियल बैंक्स और RBI के बीच का एग्रीमेंट होता है जिसमें कॉमर्शियल बैंक अपनी कोई भी सिक्योरिटी RBI के पास रखते हैं, उसके बदले में वो लोन लेते हैं और जब टाइम पीरियड समाप्त होता है तो अपना लोन वापस करते हैं और सिक्योरिटी इनको वापस दे दी जाती है। उस पर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो कहलाता है रेपो रेट। बैंक रेट जो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है और जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन मिलता है उसमें किसी तरीके की कोई कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होती है। बिना किसी कोलेटरल के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक्स को लोन दे देती है। इस पर जो इंटरेस्ट बनता है उसको कहा जाता है बैंक रेट। बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट या पेनल्टी रेट के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, आज के समय में बैंक रेट का यूज कम हो चुका है, इसका इम्पोर्टेंस उतना नहीं बचा है। आज के समय में हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। रिवर्स रेपो रेट की बात कर लेते हैं। अगर कॉमर्शियल बैंक्स के पास एक्सेस
फंड बचे हुए हैं तो वो अपने एक्सेस फंड को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट कर सकता है। और जब कॉमर्शियल बैंक अपने एक्सेस रिजर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करता है तो उसके बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कॉमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट देता है। तो जो देता है वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। अब बेटा रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट में भले ही डिफरेंस हो लेकिन इनकी फंक्शनिंग लगभग एक जैसी ही होती है। किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाएगा एज अ टूल इकोनॉमी से एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड को दूर करने में, हम उसकी बात करते हैं। हम चाहे बैंक रेट की बात करें या रेपो रेट की बात करें, दोनों की फंक्शनिंग एक ही जैसी होती है। मैंने यहाँ पर सिर्फ बैंक रेट लिखा है, आप चाहो तो इसी जगह आप रेपो रेट भी लिख सकते हैं। दोनों की फंक्शनिंग बिल्कुल एक जैसी होगी। देखिए, अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है तो इन दोनों टूल का यूज कैसे किया जाएगा। गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट या रेपो रेट को बढ़ाएगी, और जब बैंक रेट या रेपो रेट बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमर्शियल बैंक को जो लोन मिल रहा है, जो फंड मिल रहा है, वो महंगे मिल रहे हैं। जब महंगे उन्हें खुद मिलेंगे तो वो जो आम जनता को उधार दे रहे हैं उनसे भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। यानी कि जैसे ही रेपो रेट या बैंक रेट बढ़ेगा, मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट 8% यानी इंटरेस्ट रेट, ये भी बढ़ेगा। और जब इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे, लोग कम उधार लेंगे, कंजम्पशन भी कम होने लगेंगे और इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएंगे। क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से आपने प्लान किया था कि आप एक कार खरीदने वाले हैं, शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने की वजह से आप थोड़े दिनों के लिए इसको पोस्टपोन कर देंगे या इन्वेस्टमेंट भी रोक सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ने से कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कम होंगे, जिससे कि लेवल ऑफ इनकम कम होगी, और लेवल ऑफ इनकम कम होने से एग्रीगेट डिमांड घटेगी। और एग्रीगेट डिमांड जो कि एक्सेस डिमांड की कंडीशन में आ गई थी, इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड के घटने से इकोनॉमी एक्सेस डिमांड की कंडीशन से बाहर आएगी और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी, यानी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगी। इसके रिवर्स देखते हैं कि अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है तब हम किस प्रकार से बैंक रेट और रेपो रेट का यूज करेंगे। अब हम बैंक रेट या रेपो रेट को घटाते हैं। आरबीआई ने रेपो रेट को घटा दिया। रेपो रेट घटने से मार्केट क्या इंटरेस्ट रेट भी घटेगा। इंटरेस्ट रेट घटने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, कंजम्पशन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उधार लेने लगोगे, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इकोनॉमी में बढ़ेंगी। और इनके बढ़ने से क्या होगा, इकोनॉमी में लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इकोनॉमी की इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ी तो इकोनॉमी में जो डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन थी, इकोनॉमी उससे बाहर निकलकर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम बैंक रेट और रेपो रेट का यूज करके इकोनॉमी को एक्सेस डिमांड से बाहर निकाल सकते हैं और डेफिशिएंट डिमांड से भी बाहर निकाल सकते हैं। बच्चों, आप CRR और SLR पढ़ चुके हैं, तो CRR या SLR इन दोनों की फंक्शनिंग भी बिल्कुल एक जैसी होती है। हम देखते हैं किस प्रकार से इन टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। हम चाहे CRR की बात करें या SLR की बात करें, एकदम एक जैसा प्रोसेस होगा। अगर RBI ने CRR और SLR को बढ़ा दिया, इसको बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि अब कॉमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा परसेंट अपने डिपॉजिट्स का, अपने रिजर्व का आरबीआई के पास अनयूज्ड रिजर्व के रूप में रखना पड़ेगा। जब ज़्यादा अमाउंट आरबीआई के पास रख देनी होगी तो इन बैंकों के पास एक्सेस रिजर्व, जो कि वो दूसरों को उधार देकर अर्न करने वाले थे, अपनी इनकम बढ़ाने में खर्च करने वाले थे, वो क्या होगा, घटेगा। जब एक्सेस रिजर्व घटेगा, इसका मतलब सीधा क्या हुआ कि आप बैंक पहले की तुलना में कम लोन दे पाएंगे। एरो मैंने नीचे बनाया, यानी कि लोन का अमाउंट घटेगा। जब इकोनॉमी में कम लोगों को लोन मिलेगा तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई घटेगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा, लोगों की इनकम, वाई मतलब इनकम
कम होगी, और इनकम अगर कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड अपने आप घट जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड घटकर एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी, जिससे कि इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की समस्या का समाधान हो जाएगा। जो इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड हो गई थी, यानी जो AD ग्रेटर देन AS था, करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम, उस समस्या का समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं CRR या SLR, दोनों की फंक्शनिंग एक जैसी है। इसको हम घटाते हैं। इसके घटाने से क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक्स के पास एक्सेस रिजर्व का अमाउंट बढ़ेगा, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लोन दे सकते हैं। जब लोन ज़्यादा देंगे तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे कि लेवल ऑफ इनकम वाई मतलब इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़कर एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी। इकोनॉमी जो कि डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन में फंस गई थी, यानी AD कम हो गई थी, वो AD बढ़ेगी और बढ़कर AS के बराबर हो जाएगी। इकोनॉमी फिर से इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगी। तो इस प्रकार CRR SLR को एक बार बढ़ाएंगे और एक बार घटाएंगे। इन दोनों टूल्स का यूज करके इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम रीस्टोर किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा टूल होता है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसमें क्या करते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, सरकारी प्रतिभूतियां, जैसे कि NSC सर्टिफिकेट्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, राष्ट्रीय बचत पत्र, या कोई और भी सरकार के बॉन्ड हो सकते हैं, जिनको कि RBI जिनका सेल एंड परचेज करती है, वो कहलाते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेल करने का मतलब हुआ सरकार ने अपना सर्टिफिकेट बेचा, आम जनता ने इसे खरीदा, ये कागज़ का टुकड़ा होता है, सरकार की ओर से इशू किया गया, आम जनता इसे परचेज करेगी, उसके बदले में अपना लिक्विड अमाउंट, कैश अमाउंट बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जमा करेगी, और उसके बदले एक सर्टिफिकेट जनता को मिल जाएगा। तो जब सेल गवर्नमेंट बढ़ा देती है सिक्योरिटीज की, यानी कि अधिक से अधिक बॉन्ड गवर्नमेंट ने बेचना शुरू कर दिया, तो आम जनता इन्हें खरीद लेती है, और आम जनता के पास जो भी लिक्विडिटी होती है, जो मनी सप्लाई होती है इकोनॉमी में, वो घट जाती है। आम जनता अपने पैसे बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं और उसके बदले गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्राप्त कर लेते हैं। तो जब गवर्नमेंट सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बढ़ा देती हैं, तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई घट जाती है, जो लिक्विडिटी होती है वो कम हो जाती है, जैसे आम जनता के पास जो इनकम थी वो कम हो गई। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो इनकम होता है y = C+S, ये आप पढ़ चुके हो। तो आम जनता यहाँ क्या करी, अपनी सेविंग्स बढ़ा रही है। जनता ने सर्टिफिकेट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अपनी सेविंग्स उसने बढ़ा दी। जब सेविंग्स बढ़ जाएंगी तो आम जनता के पास जो इनकम बचेगी वो कम होगी, यानी C के रूप में कंजम्पशन पर जो इनकम खर्च होने वाला है वो घट जाएगा, और जब कंजम्पशन घटेगा यानी एग्रीगेट डिमांड घटेगी, और घटकर एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी, जिससे कि इकोनॉमी जो कि एक्सेस डिमांड की कंडीशन में फंस गई थी, वो फिर से इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगी। इसके रिवर्स देखते हैं, अगर RBI ने परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज शुरू कर दिया है, यानी कि वो सिक्योरिटीज जो कभी गवर्नमेंट ने, NSC सर्टिफिकेट्स जो कभी गवर्नमेंट ने बेचे थे, आज वो उनको परचेज करना चाह रही है, उन्हें खरीदना शुरू कर देगी। जब गवर्नमेंट परचेज ऑफ सिक्योरिटीज करेगी तब क्या होगा, आम जनता अपनी सिक्योरिटी वापस बैंक को या पोस्ट ऑफिस को दे देगी, और उसके बदले में पैसे, ब्याज सहित जो भी इंटरेस्ट सहित उनका प्रिंसिपल अमाउंट था वो आम जनता अपने पास ले जाएगी। इससे इकोनॉमी में कैश अमाउंट बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, आम जनता के पास पैसे बढ़ेंगे, जिससे उनका लेवल ऑफ इनकम बढ़ जाएगा, या मनी इन हैंड, कैश अमाउंट उनका बढ़ेगा। और जब कैश अमाउंट हमारे पास ज़्यादा होता है तो जाहिर सी बात है हम अपनी डिमांड बढ़ाने लगते हैं, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और बढ़कर एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी। इकोनॉमी में जो डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन हो गई थी AD के लेस हो जाने से, तो AD को बढ़ाने से फिर से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम को
रीस्टोर कर लेगी। तो इस प्रकार ओपन मार्केट ऑपरेशंस का यूज करके, कभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की सेल करके तो कभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का परचेज करके गवर्नमेंट इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की कंडीशन से बाहर आने का एफर्ट करती है। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टूल होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है क्या, पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, आप ये जानते हैं कि जब हम कॉमर्शियल बैंक से लोन लेने जाते हैं तो कॉमर्शियल बैंक हमसे कुछ न कुछ कोलेटरल, समर्थक, ऋणाधार, सिक्योरिटी के तौर पर अपने पास रखता है। ये कोई भी रियल एसेट्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक ज़मीन खरीदनी है। उस ज़मीन को खरीदने के लिए मैंने गवर्नमेंट के पास कोई भी अपनी सिक्योरिटी कोलेटरल के तौर पर, बंधक के तौर पर मॉर्गेज करवाई, उसकी करवाई। अब मान लिया उस सिक्योरिटी की कीमत है 100 रुपये, जो मैंने गवर्नमेंट के पास बंधक के तौर पर, कोलेटरल के तौर पर, रिजर्व बैंक कोलेटरल के तौर पर कॉमर्शियल बैंक को दिया है। अब बैंक क्या करती है, ये जो भी सिक्योरिटी का मूल्य है 100 रुपये, पूरा का पूरा मुझे उधार नहीं देगी, बल्कि इसका 80% मुझे उधार दे देगी और रिमेनिंग जो 20% होगा बैंक उसे अपने पास मार्जिन रिक्वायरमेंट के रूप में रख लेती है। तो ये होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। 100 रुपये की एसेट मैंने मॉर्गेज करवाई कॉमर्शियल बैंक के पास, बैंक ने उसका 80% मुझे कैश के रूप में उधार दे दिया और जो बचा हुआ 20% था वो बैंक अपने पास मार्जिन रिक्वायरमेंट के रूप में रख लेती है, इस डर में कि अगर मैं कहीं भाग जाऊं, मैं इंटरेस्ट का पेमेंट ना करूं तो वो इसको बेच कर अपना पूरा पैसा इंटरेस्ट सहित अपने पास वापस ले। तो ये जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच का, ये कहलाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, देखते हैं। गवर्नमेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देती। आप इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को एक तरीके से डाउन पेमेंट मान सकते हैं। आपने एक कार खरीदी, कार खरीदने के लिए आपको डाउन पेमेंट के रूप में जो अमाउंट तुरंत जमा करना है, बाकी बैंक उधार दे देगा। तो जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है उसको आप एक तरीके से डाउन पेमेंट कह सकते हैं। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी गई, मान लिया इस समय कितना था 20%, तो 80% हमें बैंक से लोन मिल जाएगा और अपने पास से हमें सिर्फ 20% का अरेंजमेंट करना है। इतना अरेंजमेंट करके हम एक कार खरीद सकते हैं। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 20% से इंक्रीज करके इसको कर दिया है 30%, तो इस कंडीशन में क्या होगा, बैंक आम आदमी को डाउन पेमेंट के रूप में अब ज़्यादा पैसे अपने पास होने चाहिए, उसे ज़्यादा पैसे अपने से अरेंज करने पड़ेंगे और जो क्रेडिट लोन होगा, जो बैंक से उधार मिलने वाला अमाउंट था, वो अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले 80% उधार मिल रहा था, अब कितना मिलेगा, सिर्फ हमें 70% ही उधार मिलेगा, 30% अपने से मैनेज करना होगा। तो इससे क्या होगा कि क्रेडिट डिमांड घटेगा, लोन का अमाउंट घटेगा इकोनॉमी में, जिससे कि मनी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। और जब मनी सप्लाई कम होगी, लोगों के हाथ में पैसे कम होंगे, डाउन पेमेंट के रूप में उनको अधिक अपने से अरेंज करना है जो कि उनके पास नहीं है, इसलिए लोग उधार कम लेंगे और जब लोग उधार कम लेंगे तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, इनकम कम होगी, जिससे कि एग्रीगेट डिमांड घटेगी और एग्रीगेट डिमांड घटकर एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी, जिससे कि इकोनॉमी एक्सेस डिमांड की कंडीशन में जो फंस गई थी वहाँ से बाहर निकल आएगी। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं तब क्या होगा। यानी अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड हो गई है, गवर्नमेंट चाह रही है लोग कंजम्पशन बढ़ाएं, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएं, तब क्या करेंगे, तब क्या होगा कि मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या करो, घटा दो। मार्जिन रिक्वायरमेंट घट गई, जो पहले 20% थी अब वो घट कर मात्र 10% कर दी गई है। यानी डाउन पेमेंट के रूप में सिर्फ 10% का अरेंजमेंट करना है और 90% हमें बैंक से उधार मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अधिक से अधिक हम डिमांड करेंगे, जिसको जो सामान खरीदना है खरीदने के लिए आगे आएगा, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। मार्जिन रिक्वायरमेंट घटी, इससे क्रेडिट डिमांड, उधार का अमाउंट क्या होगा, इकोनॉमी में बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि अपने से अब डाउन पेमेंट मात्र 10% ही अरेंज करना है, 90% हमें बैंक से उधार मिल रहा है। तो अधिक से अधिक लोग
क्रेडिट डिमांड करेंगे, उधार मांगेंगे, जिससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ी यानी इनकम बढ़ी, और इनकम जब हाथ में ज़्यादा आएगी तो हम एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएंगे, और एग्रीगेट डिमांड बढ़कर एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी। इकोनॉमी डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन से बाहर निकल आएगी। इस प्रकार मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटाकर और बढ़ाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमी को फिर से इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लाने की कोशिश करेगी।